हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तैयारी के दौरान किस प्रकार की गलती करने से बचना चाहिए जिसके कारण आपको बार बार फेल होना पड़ता है। जो भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का जो 6 से 7 सालों का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के तैयारी की थी कोचिंग की मदद से, आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से, उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और क्या करने से बचना चाहिए और कौन सा एरिया है जहां पे आपको ज्यादा फोकस होकर स्टडी करना पड़ेगा। आइए डिस्कस करते हैं। यूपीएससी एग्जाम में फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिस्ट्रैक्शन। विद्यार्थियों का डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में फंस जाना, विद्यार्थियों का डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में फंस जाना और उस ट्रैप से बाहर ना निकल पाना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के विद्यार्थी डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका व्हाई क्लियर नहीं है, यानी इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का कोई ठोस कारण उनके पास नहीं है। उन्होंने तैयारी करना तो शुरू कर दिया है लेकिन ये नहीं पता है कि वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। उनका व्हाई क्लियर नहीं है, यानी उनके पास यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के पीछे का कोई ठोस कारण उनके पास नहीं है। दूसरे, ऐसे विद्यार्थी जिनका खुद पर विश्वास नहीं होता, ऐसे विद्यार्थी जिनका खुद पर विश्वास नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट है, ऐसे विद्यार्थी जो सहनशील नहीं होते, जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है, कौन से ऐसे कारण है जो विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन जिसके कारण विद्यार्थी डिस्ट्रैक्शन की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जो सबसे पहला, इसमें कई कारण होते हैं, तो इसमें से एक कारण ये है, जैसे आपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया और आपके रिलेटिव को पता चला, आपके किसी रिश्तेदार को इस बारे में जानकारी हुई, या आपके जो पड़ोसी हैं, आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चला, तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, आपको ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे और आपको कहेंगे कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए। तो दो टाइप के विद्यार्थी हैं। एक तो ऐसे विद्यार्थी जो इस छोटी छोटी बातों को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो जो ये ट्रैप है, जो रिलेटिव के थ्रू आउट सुनने को मिल रहा है, जो पड़ोसी के थ्रू आउट सुनने को मिल रहा है, वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो उनको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर के जाता है। तो लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन छोटी छोटी बातों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्योंकि इन ऐसे विद्यार्थी जो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, रिलेटिव क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास है। ऐसे विद्यार्थी जिनको खुद को अपने ऊपर विश्वास है, जिनके पास एक ठोस रीजन है, जिनका व्हाई क्लियर है कि वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनका व्हाई क्लियर है, जिनके पास अपना एक ठोस कारण है इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का, और ऐसे विद्यार्थी जिनका खुद के ऊपर अपना विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे विद्यार्थी इन छोटी छोटी बातों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो इन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके पास इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का कोई ठोस कारण नहीं है, जिनका खुद पर विश्वास नहीं है, वो इन छोटी छोटी बातों में, इस ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना काफी समय यहाँ पे नुकसान करते हैं और फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और ये तो रिलेटिव की बात होगी और पड़ोसी की बात होगी। कुछ ऐसे फ्रेंड, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपका फ्रेंड सर्किल क्या है, बड़ा है, यानी एक प्रकार से कहें तो कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिसको आप खुद जनरेट करते हैं, जिसके कारण आप खुद होते हैं। जैसे आपने एक बड़े फ्रेंड सर्किल को बना लिया, आपने एक बड़ा फ्रेंड सर्किल बना लिया है, अब उसमें कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अगर आपके पास कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसी फोन पे लगे रहते हैं। जब आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन पे लगे रहेंगे तो फिर कैसे आपका फोकस स्टडी में बन पाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में घिरे रहेंगे, इस ट्रैप में फंसे रहेंगे और आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे।
तो फ्रेंड सर्किल, अगर आपका फ्रेंड सर्किल बड़ा है, आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन पे बात कर रहे हैं और फ्रेंड की कभी इस फ्रेंड का बर्थडे, कभी उस फ्रेंड का बर्थडे, जन्मदिन पे आप जा रहे हैं, तो पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो आपका काफ़ी समय इसी में नुकसान हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आप एक दिन अपना पढ़ाई लॉस कर रहे हैं, 2 दिन ऐसे, एक सप्ताह आपने लॉस किया, फिर 2 सप्ताह, फिर पूरा 1 मंथ। इससे क्या होता है कि जब इससे आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे गिरने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि आप ऐसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने तक अपनी पढ़ाई पूरा डैमेज कर देते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा बाहरी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे, पार्टी अटेंड करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, तो आप फोकस होकर जब स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लेवल गिरने लगता है, तो फिर आप फोकस होकर स्टडी कर ही नहीं पाते, आपका पूरा समय ऐसे लॉस बेकार होता चला जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब है वो कि आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि आपको जो फ्रेंड सर्किल है, आपका फ्रेंड सर्किल कम हो, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो जिनसे आपको पढ़ाई के संबंध में कुछ फायदा हो रहा है, जिससे आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, किसी मुद्दे पे, किसी न्यूज़ पर आप डिस्कशन कर रहे हो, जिससे आपको लग रहा है कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, आपकी प्री की तैयारी हो रही है। तो ऐसे फ्रेंड सर्किल को आपको बनाना है जिससे आपको फायदा मिल रहा है। ऐसे फ्रेंड सर्किल आपको नहीं रखना चाहिए जिससे आपकी जो स्टडी है वो बेकार हो जा रही है, ठीक है। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका फ्रेंड सर्किल आप अगर डिस्ट्रैक्शन की तरफ अग्रसर हो रहे, बढ़ रहे हैं, तो आपका इसके लिए जिम्मेदार आपका फ्रेंड सर्किल भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्किल किस प्रकार का और कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे भी सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के संबंध में हमने कुछ पॉइंट्स आपके सम्मुख रखा कि कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, और आप डिस्ट्रैक्शन ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं वो कारण भी हमने आपको बताया। अब मैं आपको इस समस्या का समाधान बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन है, कैसे आप डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप से निकल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आपको एक ठोस कारण ढूंढना पड़ेगा। आपको उस कारण को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई कारण होगा, तब वो जो कारण होता है वो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ने से रोकता है, वो कारण आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करता है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन को आप 100% कम नहीं कर सकते, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को कम करने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए जब अगर आपका व्हाइट क्लियर है, जब आपने ठोस कारण को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कारण से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कारण जो है, वो जो ठोस कारण है जिसके कारण आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, वो कारण आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ने से रोकेगा, यानी आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करेगा और आपको फोकस होके स्टडी करने के लिए व्यूअर्स करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे और कौन से मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, जैसे मल्टीपल सोर्स को फॉलो करना। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको स्टार्टिंग फेज में, शुरू के समय में आप मल्टीपल सोर्स आपको फॉलो करना पड़ जाता है समझने के लिए, लेकिन आपको ध्यान देना कि प्री के 3 महीने पहले तक और मेंस एग्जाम के 3 महीने पहले तक जो आपका मल्टीपल सोर्स है वो सिंगल सोर्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सिंगल सोर्स होगा तभी आप फोकस होकर रिविजन कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए फोकस होकर रिविजन करना बहुत ही जरूरी होता है। और ये फोकस रिविजन आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास सिंगल सोर्स होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्री के 3 महीने पहले तक और मेंस एग्जाम के 3 महीने पहले तक आपका जो मल्टीपल सोर्स है वो सिंगल सोर्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और आपको क्या ध्यान देना है, और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सेल्फ स्टडी ना करना। आप जैसे बहुत से बच्चे हैं जो मल्टीपल कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मल्टीपल कोचिंग के नोट्स यूज कर रहे हैं, बट वो कभी खुद से पढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तो आपको ध्यान देना है कि आप कितनी भी महंगी कोचिंग कर लें, चाहे कितनी भी कोचिंग कर लें, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अगर आप अपने अंदर सेल्फ स्टडी करने का एटीट्यूड नहीं लाएंगे, तो आप इस एग्जाम में सफल होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको 70 से 80% सेल्फ स्टडी पे निर्भर होना चाहिए। आपको अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक टॉपिक्स को खुद समझने का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, बुक को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है।
आपको 70 से 80% आपको सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक आपका फोकस सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। आप गाइडेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें, कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा आपका 100% आप कोचिंग के ऊपर निर्भर हो जाए। ये आपको ध्यान देना है, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड में सेल्फ स्टडी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ना करना, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना, बट उसका एनालिसिस नहीं करना। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने, कम से कम 20 से 25 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका मल्टीपल आपको रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना है। और आपको ये ध्यान देना है कि जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं उसका एनालिसिस भी करें। टेस्ट सीरीज आप चाहे 50 टेस्ट दें, चाहे 60, चाहे 70, जितने भी टेस्ट आप दें उसका एनालिसिस आपको करना है, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, उसका एनालिसिस करें। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो उस टेस्ट को देने का कोई फायदा मिलने वाला आपको नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो सिंगल सोर्स, जो टेस्ट सीरीज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करते हैं, इस दौरान आपको ये सीखने को मिलता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो जिस पे आपकी पकड़ कमजोर होती है, जो आपसे बार बार भूल जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते, और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे आप बार बार भूल जाते हैं, जो आपको याद नहीं रहता है। तो उसका आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। जब आप रिवीजन करते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, वहां से आपको ये सीखने को मिलता है कि कुछ एरिया है जिसपे आपकी पकड़ कमजोर है, जो आपसे बार बार भूल जाता है, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे बार बार भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहते एग्जाम के समय में। तो ऐसे बिंदुओं के लिए, ऐसे पॉइंट्स के लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट बनाने का फायदा ये होगा कि आप उसके लिए आप एक्स्ट्रा समय दें और एग्जाम के कम समय में आप उसको आसानी से रिवीजन उसका कर पाएंगे। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा और उस शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स का शॉर्ट नोट्स होगा, जो एरिया आपका कमजोर है, जहां पे जो पॉइंट्स आपसे बार बार मिस हो जाते हैं, जो पॉइंट्स आपसे बार बार भूल जाते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकाल पाओगे और एग्जाम के समय में भी आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। तो सिंगल सोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से जो आपको सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि कौन सा एरिया है जो आपका कमजोर है, कौन से फैक्ट, कौन से कॉन्सेप्ट आपसे बार बार मिस हो जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहते हैं। उनके लिए आपको एक अलग स्ट्रेटजी बनाने की, उनका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनके लिए एक्स्ट्रा समय निकालो, ताकि उन पे आप ज़्यादा फोकस होकर के मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर पाओ। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आप मेंस एग्जाम के पहले और प्री एग्जाम के पहले भी आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। तो जो सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो रिवीजन के लिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, इसका आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और उस शॉर्ट नोट्स में क्या रखना है, वो पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको बहुत परेशान करते हैं, जो बार बार आपसे भूल जाता है, जो बार बार आपसे मिस आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट आपको ये गलती करने से बचना है कि आपको एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना, आपको डरना नहीं है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपने पूरे वर्ष ईमानदारी से मेहनत होकर फोकस होकर स्टडी की है, तो आप उस पॉइंट को याद करो कि आपको ये फील करना चाहिए कि हमने तो पूरे वर्ष ईमानदारी से मेहनत से स्टडी की है। तो पेपर कितना भी डिफिकल्ट है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, आप अगर पैनिक होगे, डरने लगोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा। तो ऐसे में समस्या ये आती है कि बहुत से ऐसे प्रश्न जो आपसे आते हुए, जो आपको क्वेश्चन पता, जो आपको क्वेश्चन वो आ रहा है, बट वो आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम हॉल में डरना नहीं है, एग्जाम हॉल में पैनिक होने से बचना है। आपको अपने मोटिवेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, और ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस जो आपका है, वो आपको पेपर सॉल्व करने की आपको हिम्मत देगा। और आप पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, किसी भी एंगल से पूछा जाए, आप उसे एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।